नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए आरएस प्री और पीएसआई के लिए रीजनिंग की मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 2024 में जो है आरएस प्री के लिए 20 टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग की शुरू की थी। उसी के आगे जो है सीरीज आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आपको रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। ऊपर टेस्ट नाम से एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने जो है सारे टेस्ट आ जाएंगे। और ये टेस्ट सबसे पहले आपको देना है और देने के बाद में यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन आपको शाम को 7 बजे जो है मिलेगा, मैथ्स का और रीजनिंग का। ठीक है, ये सारे टेस्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। उससे पहले जो 20 टेस्ट कराए थे उनके सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे मॉक टेस्ट नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हैं। उस पर सारे सारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है ये सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, फिलहाल 21 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। किस तरह के एग्जाम्पल आए थे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं हमें, त्रिभुज कितने। अब ट्राइंगल काउंट कैसे करोगे देख लो आप एक बार। सबसे पहले कि सर ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, 9 हो गए। 9 के बाद मैं यहाँ से नंबर लिख रहा हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21। फिलहाल 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन सेकंड नंबर के एग्जाम्पल पे। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल पूछा था ब्लड रिलेशन से, और इसमें क्या कह रहा है देखो सुनो, सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है ए इज मैरिड टू ई, ए का विवाह ई से हुआ है। ई इज द सिस्टर ऑफ आर, ई इज द सिस्टर ऑफ आर, ई आर की बहन है। माइनस, और ई की शादी किससे हुई है कि सर ए से हुई है। प्लस माइनस मेल फीमेल के लिए दर्शाते हैं। और अगर मैरिड कपल है तो डबल लाइन है, और भाई बहन है, बहन बहन है, भाई भाई हैं तो सिंगल लाइन लेनी है आपको। ठीक है, आगे लिखा है डी इज ओनली ब्रदर ऑफ जेड, डी जेड का इकलौता भाई है। अभी तक डी जेड है नहीं, इस लाइन को अभी ब्रेक कर लेते हैं, बाद में लेंगे अपन। ठीक है, आगे लिखा है बी इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, बी जो है वो आर की केवल पुत्री है, एक इकलौती पुत्री है। और डी जेड का इकलौता भाई है, डी जो है वो जेड का इकलौता भाई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आ जाते हैं। ए का विवाह ई से हुआ था, सही है। ई आर की बहन है, आर का विवाह डी से हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है आर इज मैरिड टू डी। ठीक है, तो आर इज मैरिड टू डी, डी जेड का इकलौता भाई है, डी जो है वो जेड का इकलौता भाई है। तो डी जेड का इकलौता भाई है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि हाउ ए हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो ए जो है वो बी का कौन है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये पति पत्नी थे और ये इसकी बहन है। ठीक है, और ये जो है मतलब आपके बहन है तो मौसी, मौसी का जो है ये इसकी मौसी है ई। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए का बी से क्या संबंध है, तो ए जो है इसका मौसा होगा। मौसा माँ की बहन का पति, माँ की बहन का जो पति है वो मौसा ही होता है। फिलहाल मदर सिस्टर हस्बैंड, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर दे के आएंगे आप। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था, ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। ठीक है, थर्ड नंबर को आप सभी एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। चलो ट्राई करो एक बार सभी अपने हिसाब से, और फिर जो है इसको सॉल्व मैं करूंगा। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ एग्जाम्पल है, और इसमें चाइनीज कोडिंग है। इधर लाइन इधर खाली, इधर लाइन इधर खाली, और आपसे फ्लैग का कोड पूछ रहा है। फ्लैग जो है मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फ्लैग इसमें भी है और इसमें भी है। फ्लैग के सामने क्या दिखाई दे रहा है मुझे, फ्लैग के सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर टीसी दिखाई दे रहा है, टीसी। तो फ्लैग का जो कोड है वो क्या है, टीसी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चाइनीज कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग का ही पोर्शन होता है। इधर कॉमन देखना है, इधर कॉमन देखना है, दोनों तरफ कॉमन देखते हुए फिर इसका कोड जो है वो निकालना होता है। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। हाँ, अब देखो बच्चों, आर एस प्री के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है
रीजनिंग का। अब इसमें मिलेगा क्या क्या वो सुन लो। एक तो बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट सिलेबस जो है वो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे जो है आपका डाला है, पूरा सिलेबस कंप्लीट। और बाइलिंगुअल रहेगा, वीडियो और नोट्स, क्लासरूम पीडीएफ सीट मिलेंगी आपको, 50+ टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने आपके लिए बना के दिए। यानी जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, ये कंप्लीट जो टेस्ट हैं वो भी करीबन 50 के अराउंड मिलेंगे, और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो भी 50 के अराउंड मिलेंगे। लगभग लगभग 100 के आसपास टेस्ट पेपर इसी कोर्स में मैंने आपको साथ में दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोर्स के साथ ही मिलेंगे वो। और 20+ कंप्लीट टेस्ट हैं, कंप्लीट टेस्ट 20 तो डले ही हैं, अब ये आगे जो है 30 और डालने वाला हूँ मैं, टोटल 50 हो जाएंगे आपके। इसका जो ऑफर प्राइस है वो 1100 रुपीज़ है। अगर आप बेसिक रीजनिंग का RS प्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो 1100 में आपको पढ़ने वाला है। उसके साथ साथ PSI का 1000 रुपीज़ में पढ़ने वाला है ये कोर्स। इसमें कंप्लीट कोर्स है PSI का, टेस्ट सीरीज भी इसमें साथ में मिलेगी, PDF नोट सीट्स जो हैं वो सारी की सारी डिजाइन की हुई है, ठीक है। चलिए, अब 4th नंबर के एग्जाम्पल की बात आ रही है। ये 4th नंबर का एग्जाम्पल था और सिटिंग अरेंजमेंट से एग्जाम्पल ही पूछा गया था, ठीक है। अब इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ये बेटा कविता, कविता के दाईं ओर पहली, दूसरी और तीसरी कौन है? गीता। साइड में लिख रहा हूं, बाद में अरेंज करेंगे इनको, ठीक है। अब सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरी, सरिता जो है अमिता के बाईं ओर तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब जो मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक तो याद रखना जब भी ये जो आ जाता है इंग्लिश में आता है हुइज, ये सेकंड पर्सन की बात करता है। जो मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? अमिता। मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर अमिता है। तो यहाँ पर इधर की साइड मीता आएगी, है ना, बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी? मीता। मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? अमिता। अभी लिख रहा हूं मैं, बाद में अरेंज करेंगे इसको, है ना। आगे लिखा है, ना तो सरिता ना ही बबीता कविता के ठीक बगल में बैठेंगी। कविता के बगल में नहीं बैठनी चाहिए, इस लाइन को जो है अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वाली लाइन पर लाइन खींच दी, जिसका ध्यान रखना है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से निश्चित रूप से एक जैसे प्रकार समूह, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है। कितनी लड़कियां थी टोटल मिला के? दो, दो चार, दो छः और एक 7। टोटल मिलाकर जो लड़कियां थी वो 7 लड़कियां थी। तो हमने क्या किया, 7 लड़कियों के लिए लाइन बना दी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से देख रहा हूँ तो ये नाम 4 हैं, 4 और 2 6 और एक 7, ऐसे कैसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तो लिख दी बेटा सरिता, सरिता के बाद में यहाँ 2 लाइन छोड़ के फिर है अमिता, और फिर 2 लाइन छोड़ के कौन है बेटा? मीता, ठीक है। अब कविता के लिए कह रहा था कि ना तो सरिता ना ही बबीता कविता के बगल में बैठेगी। कविता के बगल में सरिता नहीं बैठ सकती और बबीता नहीं बैठ सकती, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कविता को। यहाँ पर आ गई कविता, ठीक है, कविता यहाँ आ गई, तो यहाँ कौन आ गई? सब गीता आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या लाइन लिखी है कि सरिता, ना तो सरिता ना ही बबीता कविता के बगल में नहीं बैठेंगी। कविता के बगल में नहीं बैठेगी बबीता, तो बबीता जो है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बची कौन है देख लो एक बार, यहाँ पर अमिता आ गई, ठीक है, अमिता आ गई है, बबीता आ गई है, गीता आ गई है, कविता आ गई है, मीता ये भी आ गई है, सरिता, सरिता भी आ गई है, और विनीता जो है बची है, तो विनीता यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी विनीता, ठीक है। ये पूरा ग्राफ हमारा बन चुका है। अब इसको देखते हुए आपको आंसर निकालना है। अब कह रहा है ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप से अलग होगा। अमिता और बबीता के बीच में कितने हैं देखना एक बार। अमिता और बबीता, अमिता बबीता जो है, अमिता बबीता के इमीडिएट लेफ्ट है। विनीता और अमिता के बीच में, विनीता अमिता के बीच में 1 का गैप है। बबीता मीता के बीच में, बबीता और मीता के बीच में, बबीता मीता के बीच में भी 1 का गैप है। और सरिता कविता के बीच में, सरिता कविता के बीच में 1 का गैप है। तो ग्रुप से जो अलग है वो कौन सा है? ए, क्योंकि ये पड़ोसी आ रहे हैं
और सब में जो है एक एक का गैप आ रहा है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। देख लो एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का ये एग्जाम्पल था 4th नंबर पे, ठीक है। अब 5th नंबर का एग्जाम्पल क्या आया था टेस्ट में, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। ये 5th नंबर का एग्जाम्पल था और ये अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल हमने पूछा था, इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ से अगर सीरीज की बात मैं करता हूँ, एल से जे कैसे आ सकता है -2, जे से एच कैसे आ सकता है -2, ये कैसे आ सकता है -2, और यहाँ से -2 करूंगा तो बेटा डी आएगा, ठीक है। अब ओ से अगर एम की बात करता हूँ तो -2 आएगा, ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आएगा और ये भी -2 आएगा, तो जी आने वाला है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर होता है ये 4, तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, मतलब अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। और 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि सर 11 होती है। तो 11 का स्क्वायर जो है 121, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक आखिरी वाला और रह गया था, इसको भी देख लेते हैं। आखिरी वाले में सीरीज क्या चल रही है देख लो एक बार। अगर के से आई की बात करता हूँ तो -2 है, आई से जी, ई, और यहाँ भी -2 करें तो सी आएगा। तो ये आंसर आना चाहिए DGC 121, DGC 121, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये सीरीज का एग्जाम्पल था जो 5th नंबर पे हमने पूछा था। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, बेसिक मैथ, मैथ का कोर्स है ये, PSI के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सर ने पढ़ाया है। और अगर ये कोर्स आप लेना चाहते हो तो ऑफर प्राइस 900 रुपीज़ रखी है। इसमें न्यू कंप्लीट कोर्स के हिसाब से मैथ सर ने रिकॉर्ड के बेसिस का जो है कोर्स जो है वो आपके लिए बनाया है, बढ़िया लेवल से बनाया है। साथ के साथ PDF नोट सीट बाइलिंगुअल मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी, सर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स में आपके लिए मिलने वाली है, ठीक है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये फ्री टेस्ट सीरीज आपको वहीं मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसी एग्जाम्पल की बात करें, 6 नंबर का एग्जाम्पल, ये डायरेक्शन टेस्ट से पूछा हुआ एग्जाम्पल था। और डायरेक्शन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है RS प्री और PSI के हिसाब से। और इसमें भी आपको कैसे सॉल्व करना है तरीका सीखते हैं। फिलहाल 6 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्या लिखा है सुनो। आपने कह रहा है कि श्री इवान बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, पूरब दिशा में 9 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो बिंदु ए से यहां से चलाते हैं, पूरब दिशा में 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 19 जाते हैं, 19, ठीक है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 19 जाते हैं, अगला राइट जो है वो इधर होगा, ये 19 लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 9 जाते हैं, 9 का मतलब यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, 9 जाते हैं। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 3 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। और उसके बाद में फिर बाएं मुड़कर 6 जाते हैं, 9 और 6, ये 6 चले गए, ठीक है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर आएंगे 8, ठीक है। और बिंदु P पर पहुंच जाते हैं, ये बिंदु P आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उनसे सबसे छोटी दूरी और जो है डायरेक्शन, एक तो डिस्टेंस पूछिए, एक डायरेक्शन पूछिए यहाँ से यहाँ तक की। सीधी बात ये है कि ये बिल्कुल यहाँ आएगा और आपका ये 19 है और ये जो है वो कितना है 3, 9 और 6 है, 9 और 6 कितना है 15। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बचेगी ना, ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी आपकी, वो कितनी बचेगी कि सर 4 बचेगी। और यहाँ से ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ होती है, उत्तर। तो आपसे पूछ रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिंदु ए पे पहुंचने के लिए उत्तर में जाना पड़ेगा, नॉर्थ में, और कितना जाना पड़ेगा कि सर 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास एक बार देख लेंगे, 6 नंबर का एग्जाम्पल है, ये इसका सटीक आंसर होने वाला है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए जो है सॉल्व करूंगा और आपको भी एक बार जो है ट्राई करना है। ये लॉजिकल वेन डायग्राम जो होता है, तार्किक वेन आरेख, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपके लिए पूछा था और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम बना के दिया था हमारे लिए, आपसे कह रहा है कि विभिन्न खंडों में संख्याओं को दर्शाती है। ऐसे प्लम्बर हैं, ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर और जज भी है। मतलब आपसे तीनों में कॉमन पूछ रहा है, ये प्लम्बर है, हेयर ड्रेसर है और ये जज है।
इन तीनों में कौन सा नंबर समर्थन कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मतलब सबसे कॉमन की बात कर रहा है बच्चों, और कॉमन क्या है, 19 है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 7 बहुत आसान था। 8 नंबर का एग्जाम्पल, ये सिलोजिज्म से पूछा हुआ एग्जाम्पल है, इसको मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं। सभी टैंक अंजीर हैं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है ऑल टैंक्स आर फिश, यानी अंजीर। तो यहां पर टैंक जो है वो किसके अंदर है, अंजीर के अंदर है। सभी के लिए डायग्राम जो है ऐसा बनता है। आगे लिखा है कोई चील टैंक नहीं है। तो टैंक की जो मना है वो किससे मना है, कि सर चील से मना है। जिसकी मना होती है ना उस पर क्रॉस लगाना जो है जरूरी होता है। ये बात मैंने क्लास में भी समझाता हूँ और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कुछ मग चील हैं, तो कुछ मग क्या हैं, चील हैं। तो ये मग आ गया साहब, ठीक है। अब मुझे चेक करना है। पहला, कुछ अंजीर चील नहीं है। कुछ अंजीर जो हैं वो चील नहीं है, कुछ का मतलब इतनी जो टैंक से ढकी हुई है, इतनी अंजीर चील नहीं होंगी क्योंकि चील की टैंक से मना थी। तो ये कुछ वाली बात तो सही है इसमें, फर्स्ट वाला ठीक है। कुछ मग टैंक नहीं है, कुछ मग जो है वो टैंक नहीं है, कुछ का मतलब ये जो पोर्शन चील से टच है ना ये टैंक नहीं होंगे, ये वाली बात भी क्या है, सही है इसमें। सेकंड वाला भी सही है। फिलहाल दोनों बातें सही है और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और ये टेस्ट सीरीज हमारी इस तरीके से चलेगी कि मैथ आएगा पहले, ठीक है। मैथ के बाद में फिर एक दिन का गैप रहेगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर एक दिन का गैप रहेगा। इस तरीके से जो है मैथ रीजनिंग की सीरीज आपकी चलती रहेगी। और ये सीरीज कब तक चलेगी, कि सर ये एग्जाम तक चलेगी। हमारा टारगेट यही है कि एग्जाम तक हम आपकी बहुत जोरदार तैयारी करवा दें रीजनिंग और मैथ की, जिससे मैथ रीजनिंग में तो आपका कोई भी गलत ना हो। हमारा प्रयास यही है और आप भी मेहनत करते रहिए। हाँ जी, RS प्री के लिए रीजनिंग और मैथ का बाइलिंगुअल कोर्स जो है, कॉम्बो कोर्स जो है, दोनों का बच्चे क्या डिमांड करते हैं, सर मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ चाहिए और थोड़ा डिस्काउंट भी दीजिए आप। तो इसमें हमने डिस्काउंट देके मैथ रीजनिंग कंप्लीट का जो सिलेबस है मात्र 1600 रुपये में जो है आपके लिए कंप्लीट आया। इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, कंप्लीट सिलेबस आ गया मैथ्स रीजनिंग का, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया गया। सीट भी इसमें शामिल है, PDF नोट सब मिलेंगे। और PSI का भी एक कॉम्बो जो है हमने बना दिया है, 1500 रुपये इसकी ऑफर प्राइस रखी है हमने, जिसमें मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें जो हैं इसको आपको मिल जाएंगी। तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर का एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका है, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बात तो सही है भाई, अगर परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब इससे निष्कर्ष क्या लग रहा है, कि परीक्षा में केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। परीक्षा केवल, ये केवल वाली बात है ना यार, ये हजम नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये केवल वाली बात जो है ये सही नहीं है। वे सभी जो कठिन परिश्रम वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं उत्तीर्ण होते हैं। नहीं यार, ये तो नेगेटिव बात लिखी है, उल्टी बात लिखी है। तो ये भी क्या है साहब, गलत है। तीसरा, कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होगा। ऊपर लिखा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, 3rd नंबर की। और मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है। संतुष्टि के बारे में आप किसी को जानते हो क्या, नहीं जानते हो, ये गलत है। केवल 3rd वाला जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, और बी पे लिखा है 3rd फॉलो। एक बार देख लो पूरी क्लास, ये 9 नंबर का एग्जाम्पल था और इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है भाई। अब बढ़ रहे हैं अपन आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ, और इसको भी एक बार आप ट्राई करिएगा पहले, फिर सॉल्व जो है मैं कराऊंगा। क्या लिख रहा है, ये आर्गुमेंट का है। क्या सरकार को डकैती के मामले में मृत्युदंड देना चाहिए। डकैती, जो चोरी डकैती करते हैं उनके लिए क्या मृत्युदंड देना चाहिए सरकार को, ऐसा पूछ रहा है। आर्गुमेंट में हमेशा एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव 2 रूप होते हैं। आपके पॉजिटिव के पीछे रीजन लिखा होगा क्यों पॉजिटिव है, और नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिखा होता है क्यों नेगेटिव है, और हमें देखना पड़ता है कि कौन सा तर्क जो है स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। फर्स्ट वाले को देखता हूं। पहले में कह रहा है मृत्युदंड दे दो साहब, क्यों दे दो,
इससे देश में डकैती के मामलों में कमी आएगी। भैया ये गलत है। चोरी डकैती के लिए मृत्युदंड देना ये गलत बात है, सजा दे दो, मृत्युदंड देना जो है वो गलत है। सेकंड, हाँ, देश में किसी भी तरह के अपराध को रोकने का मृत्युदंड एकमात्र रास्ता है। जब भी लिखा हुआ आ जाए आर्गुमेंट में एकमात्र, तो ऐसा आर्गुमेंट जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये सेकंड वाला भी गलत है। फिलहाल दोनों गलत हैं। ऑप्शन कौन सा है? केवल फर्स्ट मजबूत है, केवल सेकंड मजबूत है, दोनों मजबूत हैं, पर दोनों मजबूत नहीं वाला ऑप्शन नहीं है। इस कारण से डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग चल रही है बच्चों। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। 11 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर कह रहा है कि निर्देशक द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद की कहानी में किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत नहीं किया गया है, फिल्म रिलीज की गई है, धारणाएं क्या होंगी अब इस कथन से? ठीक है, वापस सुन लो फिर से। आपसे कह रहा है कि निर्देशक द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद की कहानी में किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत नहीं किया गया है, फिल्म रिलीज की गई है, धारणाएं क्या है? फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। हाँ, ये बात सही है, जब भी तो ऐतिहासिक तथ्यों की बात हो रही है, तो ये अजम्पशन फर्स्ट वाली तो क्या होगी? सही होगी। सेकंड में कह रहा है किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया है। नेता की कोई बात आ रही है कि नेता ने विरोध किया है? कथन में कहीं ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि नेता ने ही विरोध किया है? नहीं। तो ये सेकंड वाला जो है वो गलत है। ओनली फर्स्ट वाली अजम्पशन सही है। ऑप्शन की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये 11 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं 12 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही एग्जाम्पल है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? एक कंपनी के अकाउंटेंट ने पाया कि अलमारी में अत्यधिक धनराशि गायब है। हाँ जी, अकाउंटेंट पा रहा है कि जो उसकी अलमारी थी उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और पैसे जो है वो गायब हो गए। अब इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कार्रवाई, उसे पुलिस को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें संदिग्धों की सख्ती से जांच करनी चाहिए। पुलिस को सूचित करने वाली बात तो ठीक हो सकती है, पर उन्हें संदिग्धों से सख्ती से जांच करनी चाहिए। अभी फर्स्ट के बारे में ना, ये आखिरी में जो लिखा है ना, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। सेकंड को देखो पहले। सेकंड में लिखा है कि उसे जल्द से जल्द अपने प्रबंधक और अन्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। यस, ऑफिस का मामला है। अब जब ऑफिस का मामला होता है तो ऑफिस के मामले में सबसे पहले पुलिस के पास नहीं जाओगे आप, आपके ऑफिस में जो और भी साथ के लोग हैं और या आपके सीनियर हैं, उनको आप सूचना जो है देंगे। अगला, थर्ड में कह रहा है उसे किसी को सूचित नहीं करना चाहिए, घटना के बारे में चुप रहना चाहिए क्योंकि इस मामले में उसे घसीटा जा सकता है। नहीं, ये बात गलत है। चोरी हुई है तभी ये बात हो रही है। तो फर्स्ट वाला जो है वो 100% सही नहीं है। पुलिस के पास जाना चाहिए तो ठीक है, सख्ती से पालन करना चाहिए, ये क्लियर नहीं है। और वैसे भी पहला काम तो यही होगा कि आप जहाँ काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहाँ के जो आपके सहयोगी हैं उनको बताइए और आपके जो सीनियर हैं उनको बताइए कि भाई ये ऐसी ऐसी घटना जो है हमारे ऑफिस में हुई है। तो फिलहाल यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड जो है अनुसरण करेगा, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा 12 नंबर। तो ये बच्चों पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मॉक टेस्ट 21, 22 टेस्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।